नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार रिपीट होकर आए हैं, अतः ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? जो वह आपका दिया है वह कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल निश्चय पता चल रहा है, निश्चित ही हमें क्लियर है कि वह लड़का कैसे है, बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या क्या बताता है? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ बिल्कुल निश्चय है, क्लियर है कि वह लड़का कैसा है, बहुत अच्छा है। आगे देखिएगा दोस्तों, जो अच्छा आपको दिया है यह आपका क्या है? विशेषण है। विशेषण है, अच्छा शब्द आपका विशेषण है। और अच्छा की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो यह बहुत क्या हो जाएगा आपका? प्राविशेषण। क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। यहाँ विशेषण शब्द अच्छा हो जाएगा। अच्छा की भी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा तो है लेकिन कैसे? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो बहुत होगा वो प्राविशेषण होगा, अच्छा आपका विशेषण शब्द होगा और वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए है प्रश्न क्रमांक 2, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। तो यहाँ जो पूरा आपका दिया है, पूरा सुख, तो इसका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। यह परिमाण या मात्रा बताने का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त दोनों ही संज्ञाएं शामिल होती हैं। तो पूरा है इसलिए इसमें परिमाणवाचक संज्ञा होगी, विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके जूनियर टेट में 2020 में आया हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? देखिएगा दोस्तों, चांदनी चौक यहाँ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्थान का नाम दिया हुआ है, इसलिए इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जब किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसका नाम दिया हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो यहाँ पर चांदनी चौक आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए यह भी जूनियर टेट 2020 में आया था। हम देखते हैं संज्ञा के भेद, थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा होती है, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई विशेष प्राणी हो, कोई विशेष स्थान हो, कोई विशेष वस्तु, उसके हम नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आपका गंगा, प्रेमचंद्र, ताजमहल, पटना, भारत, हिमालय, राम आदि आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। जहाँ सीधा किसी भी प्राणी का, स्थान या वस्तु का आपको नाम दिया हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होगी। गंगा, प्रेमचंद, हिमालय, ताजमहल, यह सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं 2, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का
पूरी जाति का बोध कराती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें किसकी उसकी सभी वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो जाए उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, लड़की, देश, लड़का, जानवर, पुस्तक, पर्वत, ये आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। अगर आपका पर्वत आ रहा है, पर्वत, तो वो जातिवाचक है। और अगर आपका पर्वत का नाम जैसे हिमालय आ रहा है तो वो आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यदि यहाँ आपकी नदी आ रहा है तो वो आपकी जाति हो जाएगी। अगर यहाँ गंगा दे रहे हैं अपन तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महंगाई, अभिमान, सफलता, मित्रता, अच्छाई, क्रोध, मिठास, ठीक है, बुराई, भलाई, ये शब्द आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। बुढ़ापा भी आपकी भाववाचक संज्ञा है क्योंकि यह अवस्था का बोध करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, आर्मी, सेना, सभा, यह सब आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, आंसू, पानी, सोना, चांदी, लोहा, यह सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में किसी का नाम दिया हो, जातिवाचक में किसी की जाति का विशेष वस्तुओं की जाति विशेष का बोध हो, भाववाचक में अवस्था का बोध हो, गुण दोष इनका। तो जैसे इसमें व्यक्तिवाचक में नाम हो गया, गंगा हो गई, जाति इसकी नदी हो गई, भाववाचक में बुढ़ापा, समूहवाचक में टीम, आर्मी, सेना, सभा, द्रव्यवाचक में तेल, सोना, चांदी, लोहा, आंसू, पानी, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 6 प्रकार की होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद पेपर में आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं आदि आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। मैं, हम, तुम, यह, वह पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है, नाम के बदले में हम क्या प्रयोग करते हैं? मैं, हम, तुम, यह, वह, तो यह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे कि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो यहाँ तुम किसी के नाम के बदले में दिया हुआ है। यह तुम क्या दिखा रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? जो सर्वनाम शब्द
स्वयं या अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए हम प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम कर रहा है, तुम अपनी पढ़ाई समय से करो। निजवाचक में आपका स्वयं, खुद, स्वतः, आप, यह शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? उसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्वयं, खुद, स्वतः, आप आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप, निजवाचक में आप, स्वतः, स्वयं, ये शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह मेरा स्कूल है, तो बिल्कुल निश्चित है कि यह मेरा ही स्कूल है। वह मेरा घर है, वह मेरी कार है। तो यह सब आपके एग्जाम्पल निश्चयवाचक सर्वनाम के हो जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है, वह है, ए, बे आदि शब्द आपको देखने को मिलते हैं। क्या मिलता है? यह है, वह है आदि। वह मेरा घर है, वह मेरी कार है, वह मेरा स्कूल है। तो यह चीज़ बिल्कुल निश्चितता से बताती है कि वह हम उसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के ना होने का बोध हो, वस्तुओं के ना होने का बोध हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया है, राम को कोई मिल गया, चाय में कुछ गिर गया। ऐसे शब्द जहाँ आए, कोई, कुछ आदि आपको मिले तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक होता है। जैसे कोई या कुछ मिल जाए, कोई, कुछ जैसे शब्द मिले तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे चाय में कुछ गिर गया, अब हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि गिरा क्या है चाय में। राम को कोई मिल गया, अब ये तो क्लियर नहीं है कि कोई, तो यह चीज़ें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ बताता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ बताता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जो, वो, जिसकी, उसकी आदि शब्द आपको ये देखने को मिलते हैं। जैसे जैसी करनी, वैसी भरनी, इसमें क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यह भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? जिन शब्दों में हम कोई प्रश्न पूछें या तो वहाँ, या प्रश्न पूछें या किसी से प्रश्न करें तो वहाँ पर क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न पूछने या करने का जहाँ बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे हो, तो इन वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक में पुरुष जो होगा, जिन शब्दों से पुरुष व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक कहलाएंगे। निश्चयवाचक में क्या होता है? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध होता है वो निश्चयवाचक, जिनमें निश्चित वस्तुओं के होने का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक होते हैं। संबंधवाचक में क्या होता है? एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी, ये सब आते हैं आपके। और प्रश्नवाचक में आपके जहाँ प्रश्न पूछने या करने का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और निजवाचक में क्या होता है? निजवाचक में स्वयं या अपने आप के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे आप, तुम, वह अपना काम कर रहा है, तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिया। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित होते हैं।
वह आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, कर्म भी हो। देखिए यह कर्ता है आपका, यह आपकी क्रिया है और बीच में आपका कर्म दिया हुआ है। यह तो कर्ता क्रिया कर्म जहाँ हो वह सकर्मक क्रिया होती है। देखिए सकर्मक का नाम ही कैसे है, सकर्म, कर्म के साथ जो कार्य किया जाए वह सकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कर्ता क्रिया होते हैं पर इसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है। वह कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया, जिसमें अकर्मक क्रिया क्या है। देखिए अकर्मक के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें कर्म नहीं है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है तो उसमें क्या होगा, कर्ता होगा, क्रिया होगी लेकिन कर्म नहीं होगा, तो वह अकर्मक क्रिया। और सकर्मक जिसमें कर्म साथ में है वो सकर्मक क्रिया। कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, इसमें कर्ता क्रिया होती है पर कर्म उपस्थित नहीं रहता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखिए अभी परीक्षा की दृष्टि से आपको शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है, आगे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी। हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या है, जिसमें किसी के गुण, दोष, अच्छाई, रंग, रूप, आकार या दशा के बारे में बताते हैं, वह गुणवाचक विशेषण होता है। जिसमें किसी के गुण, दोष, अच्छाई, रंग, रूप, आकार या दशा के बारे में बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण होता है। रूप रंग जैसे काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, चौड़ा है, ऐसा आपको इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या के बारे में बताया जाए वह आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास 2 पेन हैं, या मेरे पास 4 किताबें हैं, या मेरे पास 4 मेज हैं। तो यहाँ पर 4 मेज, 2 पेन, यह हमें संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण होगा। नेक्स्ट देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जिसमें माप तौल की जाए, नाप तौल की जाए, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे हम बोलें कि मेरा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो। जैसे मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर उस शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, यह सब आपके सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होंगे। हम जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी उस पेन को यहाँ रख दो। देखना, उस पेन को यहाँ रख दो, यह पहला एग्जाम्पल है आपका कि उस पेन को यहाँ रख दो। हम ऐसे भी तो बोल सकते थे पेन को यहाँ रख दो, पेन के आगे उसको लगाने की क्या ज़रूरत थी, पेन को यहाँ रख दो। लेकिन हमने क्या बोला, उस पेन को यहाँ रख दो, तो जो शब्द उस दिया है वही आपका सार्वनामिक विशेषण है। जैसे आपसे बोला जाए इस मेज पर चीज़ें रखना मना है, इस मेज पर चीज़ें रखना मना है।
हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि मेज पर चीज़ें रखना मना है। तो मेज के आगे जो इस लगा है वही आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे बालक है, बालक के आगे कोई लगा है तो कोई आपका सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक है, मेरी पुस्तक, तो पुस्तक के आगे जो मेरी है वही आपका सार्वनामिक विशेषण है। आपको सार्वनामिक विशेषण क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगे उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जैसे मेरी पुस्तक है तो मेरी पुस्तक यहाँ संज्ञा है, संज्ञा के पहले कौन लगा, मेरी लगा, तो यही आपकी क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। उस पेन को यहाँ रख दो तो जो पेन के आगे उस लगा है वह उस आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई बालक आपकी संज्ञा है, संज्ञा के आगे क्या लगा है, कोई शब्द लगा है जो उसकी विशेषण की तरह विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस मेज पर चीज़ें रखना मना है, जो मेज आपकी संज्ञा है, संज्ञा के आगे इस शब्द लगा है तो यह इस शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण के यहाँ 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है। जिससे क्रिया के होने का स्थान पता चले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। क्या होती है, जिससे क्रिया के होने का स्थान पता चले वह क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। अब अगली है आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया के होने का समय पता चले वह आपकी कौन सी कहलाती है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जिसमें क्रिया के होने का समय पता चले वह आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आज, कल, अभी। ऐसे शब्द अगर आपको जहाँ देखने को मिले उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होंगे, बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आज, कल, अभी। यह आपके कालवाचक क्रिया। कालवाचक के कुछ उदाहरण हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर कभी चलेंगे, पानी निरंतर बह रहा है। यह सब आपके क्या हो जाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हम परिभाषा तो सुन चुके थे। जिससे क्रिया के होने का स्थान पता चले उसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, दूर, पास, ऊपर, नीचे। यह आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1, भीतर जाकर बैठिए। इस वाक्य में क्या हो जाएगा आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक विशेषण। भीतर जाकर बैठिए, यहाँ से चले जाइए, किधर जा रहे हैं। यह आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। और दाएं, बाएं, इधर, उधर, दूर, पास, ऊपर, नीचे आदि शब्द आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण आपको हो चुकी है। अब पढ़ेंगे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ मात्रा की बात की जाए वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे ज़्यादा, कम, थोड़ा, जितना, कितना आदि। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आपका मात्रा का पता चल रहा है। वह अधिक बोलता है,
इन दोनों वाक्यों में क्या है, जो थोड़ा थोड़ा और अधिक शब्द दिए हैं वही आपके क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे पता चले काम कैसा हुआ है वह आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे काम धीरे धीरे, काम गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, अचानक से कोई कार्य हो जाए, तो यह सब आपके रीतिवाचक उसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। संभव है कि वह आए, धीरे धीरे चलिए, यहाँ देखो कैसे काम हो रहा है, कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो इन सभी में आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, जहाँ स्थान, जिस क्रिया के होने का स्थान पता चले वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर आपके क्रिया के होने का समय पता चले वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर आपकी जो मात्रा की बात की जाए, जहाँ मात्रा की बात की जाए वहाँ परिमाणवाचक, और जहाँ पर आपके काम कैसा हुआ है यह पता चले वहाँ पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कायरता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कायरता। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? जो बाजार है उससे हमें किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से हमें, देखिएगा यहाँ बाजार है, समूह है, लोगों की भीड़ होगी, तो यहाँ हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार, दल, गिरोह, मंडल आदि, यह सब आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखिए यहाँ पर कौन नहीं है गुणवाचक विशेषण? तो गोल है आपका गुणवाचक विशेषण, नोकीला भी है, भीतरी भी है, लेकिन यहाँ पर अधिक आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिक गुणवाचक का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे वह आपकी सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन स्पष्ट करता है? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को सहायक क्रिया स्पष्ट करती है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए यहाँ पर जहाँ पर अवस्था का बोध कराया जाए वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाववाचक संज्ञा। कौन से होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाववाचक संज्ञा। देखिए यह जूनियर टेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य क्या है आपका? क्या है? अमूल्य क्या है? तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, तो अमूल्य यहाँ पर विशेषण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए क्रिया विशेषण आपके कौन से शब्द होंगे? धीरे धीरे, यहाँ पर तो हवा धीरे धीरे चल रही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11, 4 गज मलमल। देखिए यहाँ पर 4 गज मलमल है, जहाँ पर नाप तौल की बात की जाती है वहाँ परिमाणवाचक
परिमाण बोधक होता है विशेषण, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परिमाण बोधक। क्या हो जाएगी? जहाँ पर परिमाण बोधक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12 कवि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिएगा यहाँ कवि विशेष का नाम तो दिया नहीं है, यह आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह कवि की जाति को बता रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न क्रमांक 13 गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो देखिएगा व्याकरण की दृष्टि से मंद मंद क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14 अपराध शब्द है। अपराध शब्द आपका गुण दोष अवस्था यह बताई जाती है, तो यहाँ अपराध क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15 संगीत में विशेषण शब्द बनेगा। संगीत से विशेषण शब्द क्या बनेगा बेटा? तो संगीत से विशेषण शब्द बनेगा संगीतज्ञ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संगीतज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16 है पापी कौन सा विशेषण है? तो आपको पता होना चाहिए कि पापी कौन सा विशेषण है आपके। इसमें किसका पता चल रहा है? आपके गुण का पता चल रहा है कि आप लोग कैसे हैं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? देखिएगा यहाँ जाति किसी नगर की नगर क्या हो जाएंगे? नगर में बहुत सारे नगर आते हैं, उनके नाम अगर ले लो तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इस नगर एक जातिवाचक हो गया, जयपुर आपका व्यक्तिवाचक हो गया, पर्वत आपका जातिवाचक हो गया, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक हो गया, स्त्री आपकी जातिवाचक हो गई और श्वेता यहाँ नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक हो गया। इसलिए इसका गलत युग्म यह होगा कुत्ता पिल्ला आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? जिज्ञासु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासु। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19 रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका कदाचित है। क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कदाचित। आपके किस में आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है कदाचित। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 हरियाली है। क्या है? तो हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यह यूपीटीईटी नवंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे प्रश्न पेपर में कई बार रिपीट होकर आए हुए हैं, अतः इनको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21 भी शब्द है। भी शब्द क्या है? तो भी शब्द एक निपात शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 22 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा अभी हमने आपको बताया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23 यह नई साड़ी है। यह नई साड़ी है, इसमें आपको नई शब्द बताना है कि नई शब्द क्या है। तो नई साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कैसी है, साड़ी नई है, इसलिए इसमें विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विशेषण। देखिए यह यूपीटीईटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23 यह नई साड़ी है, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 वही रिपीट हो गया है, विशेषण होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 24 श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या होगा? तो देखिएगा धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिया विशेषण। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा।
नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 25, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिएगा शैशव आपका जातिवाचक संज्ञा विशेषण नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी यह सब आपके एग्जाम्पल जातिवाचक संज्ञा के दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 26, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो यहाँ पर वह स्वतः ही जान जाएगा में वह आपका निजवाचक सर्वनाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ अपना, स्वतः, खुद, स्वयं ऐसे शब्द जहाँ दिए रहें वहाँ पर आप सेंटेंस में ऐसे शब्द मिले तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आपका होता है। देखिए यह इस 2011 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 27, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यह आर 2014 में आया था। नेक्स्ट, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो सरीखा शब्द में भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 29, वह नौकर नहीं आया। देखिए वह नौकर नहीं आया, वह विशेषण कैसा है? सार्वनामिक विशेषण। मैंने बताया था नौकर क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द है। और जब संज्ञा शब्द के आगे कोई शब्द आकर उसकी विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वनामिक विशेषण। देखिए आर 2014 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 30, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में क्या विशेषण है? तो यह आपका क्रमवाचक विशेषण होगा। तीसरा, चौथा यह सब आपके क्रमवाचक विशेषण होंगे। कैसे होंगे? क्रम, जैसे अपन क्रम से लगे रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो है आपके क्रमवाचक विशेषण में आएगा। यह भी देखिए आपके आर 2014 के उसमें आया था। नेक्स्ट, तो तीसरा क्या है? क्रमवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, चौथाई शब्द में विशेषण होगा। जो चौथाई शब्द आपका दिया हुआ है, चौथाई शब्द में क्या विशेषण है? अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। क्या होगा? अपूर्णांक बोधक आपका विशेषण होगा चौथाई शब्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपूर्णांक बोधक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 32, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं, उसको हम विशेष्य कहते हैं, उसको हम विशेष कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विशेष्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 33, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो यहाँ पर जो ठंड शब्द है करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द विशेष्य होगा इसमें? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पानी शब्द विशेष्य होगा। क्या होगा? पानी शब्द विशेष्य होगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें पानी शब्द विशेष्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 34, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो उसमें गुण बताया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुणवाचक विशेषण। मीठा शब्द में क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 35, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 36, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण इनमें कौन सा होगा? इसमें 7 संख्यावाचक विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 37, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? किसमें? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुणवाचक विशेषण। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। जो प्रतिभा संपन्न छात्र होगा उसका विशेषण क्या होगा? मेधावी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेधावी।
नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 39, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? तो कौन सा होगा इसमें? घर, बड़ा घर जो है उसमें घर, आदमी, वस्त्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। घर, आदमी, वस्त्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके विशेष होंगे। विशेष पद कौन कौन से हैं? तो घर होगा, आदमी होगा और वस्त्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 40, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया। क्या होगा? वह बहुत थक गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत थक गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह बहुत थक गया। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 41, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? तो इसमें विशेष होगा आपका उपासक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा उपासक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 42, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? तो देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो देखिए इसमें 4 विशेषण हैं। एक तो भले, महान, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष आपको दिए गए हैं। 4 विशेषण, 2 विशेष, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 विशेषण, 2 विशेष हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 43, यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? दूध की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूध की। किसकी विशेषता बता रहा है? कि क्या देती है? अधिक दूध देती है अधिक, तो इसकी में दूध की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 44, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? आपको विशेषण बताना है कि जो पूज्य होते हैं तो उसमें गुणवाचक विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुणवाचक विशेषण। देखिए, यह प्रश्न, जितने भी आपको प्रश्न दिए हुए हैं सब पेपर के आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 45, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? तो यहाँ 10 क्विंटल दिया हुआ है आपका, तो आपको बताया गया था कि यहाँ पर नापतोल की बात हो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 45, इस घर में 15 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 15 लोग रहते हैं। तो जहाँ संख्या का पता चले वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 46, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दंगों में बहुत लोग घायल हुए, बहुत लोग, तो इसमें भी आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 47, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? जो ईमानदार शब्द होता है वह कौन सा विशेषण होगा? तो देखो, ईमानदारी ये गुण है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईमानदारी में कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। इसमें गुण बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 48, कमीज के लिए 1.5 मीटर, कितना? 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त होता है? कमीज के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो इसमें परिमाण, इसमें भी आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 49, क्या बात करते हैं आप किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त
हुआ है। क्या बात करते हैं आप में, आपको देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा प्रश्नवाचक विशेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 50, तुम्हारा कोट मिल गया किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम्हारा कोट मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। कोट के पहले तुम्हारा शब्द आ रहा है, इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 51, 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है। यहाँ पर 250 रुपये दिए हुए हैं, 250 रुपये में को अपूर्ण संख्या बोधक क्या हो जाएगा, अपूर्ण संख्या बोधक। यहाँ 250 है, इसलिए अपूर्ण संख्या बोधक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपूर्ण संख्या बोधक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 52, विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहा जाएगा। तो विशेष के पहले लगने वाले इन विशेषणों को अपन उद्देश्य विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण कहेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उद्देश्य विशेषण।